Hello student, welcome again UPSC NCERT. In the series of NCERT, today we are going to start class 7th Geography NCERT, and in the Geography NCERT we are going to discuss chapter number 5 of the class 7th Geography, the water. Okay, so please be with us 20 to 25 minutes and we will cover all the related topics in this chapter about water. Okay. Have you any doubt regarding previous session? If you have any, please ask me in comment box. Okay. 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 नेक्स्ट मूव ऑन. अब इस चैप्टर के अंदर अपन को जो भी पढ़ना है वाटर से रिलेटेड पढ़ना है, जो भी है ऑल अबाउट द वाटर्स. वाटर्स के क्या, वाटर साइकिल क्या है, वाटर किन किन फॉर्म्स में अवेलेबल है. ओके, तो इन सब को हमें स्टडी करना है. ओके, नेक्स्ट मूव ऑन. जो वाटर है, देखिए कभी आपने देखा होगा कि जो रिवर्स है, वाटरफॉल्स है, पीटर वाटर रेनफॉल्स है, ठीक है, रेन ड्रॉप्स है, और वाटर इन योर टैप, चिल्ड्रन लव्स टू फ्लो पेपर बोट इन द रेन वाटर. ये कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे कि जिस टाइम बारिश होती है उस समय क्या है कि कहीं न कहीं हर जगह पे वाटर इकट्ठा हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे जब सनलाइट आती है, एज ए सन हीट, वाटर क्या करता है, इवोपरेट हो जाता है, और वहां से क्या है, धीरे 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 उसकी जो वाटर की क्वांटिटी है कम होती जाती है. आखिर एक दिन क्या है, वाटर वहां से गायब हो जाता है. तो ये सब क्या एक्टिविटी है, इन सब एक्टिविटी के बारे में हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. ये एक वाटर साइकिल को बनाता है. देखिए जहाँ नीचे दिया हुआ है ऑलरेडी, ये देखिए वाटर साइकिल. वाटर साइकिल क्या होता है, वाटर क्या है, ऑल अबाउट हम डिस्कस करने वाले हैं. एक एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको स्टडी करवाना चाहूँगा दैट द प्रोसेस by which water continually change its forms and circulate between ocean, atmosphere, land is known as the water cycle. आप देखेंगे कि वाटर साइकिल क्या है कि एक अलग अलग कह सकते हैं कि फॉर्म्स के अंदर वाटर या तो ओशियन के अंदर प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर के अंदर जाता है, फिर लैंड पे आता है. इस प्रकार से एक वाटर का साइकिल बना रहता है. आप इस डायग्राम के अंदर देखिए, पहले ये डायग्राम शो करता है वाटर साइकिल वाला. इसके अंदर आप रन ऑफ, जो वाटर क्या है, नदी या फिर रिवर से बहता हुआ वाटर है, यहाँ से इवेपोरेट हो रहा है. इवेपोरेट का मतलब होता है कि जो किसी भी वाटर बॉडी से उसका क्या है, वाटर का है, भाप के अंदर कन्वर्ट होना, वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट होना, उसको बोलते हैं हम इवेपोरेशन. ओके, और उसके बाद में क्या होगा है, कंडेंसेशन. धीरे धीरे, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है ज्योग्राफी के पहले चैप्टर के अंदर, इससे पहले जस्ट, ठीक. तो अगर आपसे कोई डाउट रहा है तो यहाँ पे भी क्लियर हो सकता है. यहाँ जो इवेपोरेट होने के बाद में यहाँ कंडेंसेशन होगा. कंडेंसेशन का मतलब होता है कि वाटर वेपर से क्या है, वाटर वेपर धीरे धीरे ठंडी होने के कारण वो अपने जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, कणस है, वो धीरे धीरे पास में आ जाते हैं. पास में आने के कारण क्या है, वो धीरे धीरे क्या है, एक बूंद के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, क्या, वाटर वेपर. ओके, बूंद के रूप में कन्वर्ट होने के बाद में वो होता है प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन का मीनिंग होता है ये बरसात टाइप, ठीक है. बूंदों जो के फॉर्म में जो वाटर है उसको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट. ये जो प्रोसेस कहलाता है ये प्रेसिपिटेशन कहलाता है. एज ए प्रेसिपिटेशन ये रेनफॉल के रूप में नीचे आता है, रेनफॉल के रूप में. ओके, यहाँ पे रेनफॉल, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के रूप में पहाड़ों पे दर्शाई गई है. पहाड़ों पे रेन होती है, उससे क्या है, नदी आती है, नदी से क्या, डायरेक्ट वाटर ओशियन के अंदर या फिर समुद्र में चला जाता है. तो इस प्रकार से क्या है, एक वाटर का साइकिल, और समुद्र से वापस एवोपरेट होके कंडेंसेशन और उसके बाद प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल के थ्रू वापस रिवर, और रिवर से वापस ओशियन के अंदर. तो एक साइकिल के रूप में आप देख सकते हैं. जस्ट ए सेकेंड, आपने देखा होगा कि ये एक साइकिल टाइप में बनाता है इस प्रकार से, यहाँ से इस साइड में. तो ये एक साइकिल या फिर वाटर की जो प्रेजेंस है, ये क्या है, एक साइकिल के रूप में अवेलेबल रहती है. ओके, नेक्स्ट मूव ऑन.
जो भी इस चैप्टर के अंदर दिया हुआ है उसी से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे, ना इससे बाहर जाएंगे ना इससे कम पढ़ेंगे। क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि जो क्लास 7th एनसीईआरटी है, अगर कोई क्लास 7th का स्टूडेंट इसको स्टडी कर रहा है तो उसके भी यूजफुल है और आपके भी यूजफुल है। अगर कोई कंटेंट इसके अंदर नहीं दिया हुआ है तो हो सकता है कि वो क्लास 8th की एनसीईआरटी में मिले, क्लास 9th की एनसीईआरटी में मिले, क्लास 10th की, वो भी हम धीरे धीरे कवर करते जा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड कोई डिस्कस या फिर कोई कंफ्यूजन हो तो कोई हो तो मुझे कमेंट में आस्क कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट मूव ऑन, आगे बढ़ने के साथ साथ हम देखेंगे कि द मेजर सोर्सेज ऑफ द फ्रेश वाटर। किसी को रेड पेन में दिखने को कोई प्रॉब्लम होती हो तो मैं ब्लू कर देता हूं। ओके, वाटर आर द रिवर्स, ठीक है। जो मेजर सोर्सेज है फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर का मीनिंग होता है, जो वाटर होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है फ्रेश वाटर, एक होता है फ्रेश वाटर, और जो सेकेंड पार्ट है वो है सेलाइन वाटर कहेंगे या फिर ओशन वाटर। सेलाइन वाटर, सेलाइन वाटर के अंदर वो होता है कि वो कंज्यूमेबल नहीं है, ये क्या है, यूजेबल है, यूजेबल टू ड्रिंक। ओके, जो फ्रेश वाटर है उसको हम ड्रिंक कर सकते हैं, और जो सलाइन वाटर है जैसे कि ओशियन के अंदर है, समुद्र के अंदर है, उसको हम ड्रिंक नहीं कर सकते। तो जो मेजर सोर्सेज ऑफ द फ्रेश वाटर वो क्या है, रिवर से, रिवर के अंदर जो वाटर होता है उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं। पॉन्ड है, स्प्रिंग से जो झरने वगैरह बहते हैं, और ग्लेशियर है। ग्लेशियर आपने देखा होगा कि जो पानी है एक बर्फ के रूप में पड़ा रहता है, उसको हम ग्लेशियर बोलते हैं। द ओशियन बॉडीज एंड द सीज कंटेन साल्टी वाटर। आप देखेंगे सैलाइन वाटर है या फिर साल्टी वाटर, जो नमक युक्त या फिर ऐसे कई सारे मटेरियल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं उस साल्टी वाटर के अंदर, जो कि उस वाटर को पीने योग्य नहीं बनाता है। ठीक है, वो पीने योग्य पानी होते हुए भी क्या है, उसके अंदर सॉल्ट वगैरह ज्यादा होने के कारण वो अयोग्य हो जाता है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन। द वाटर ऑफ द ओशन इज साल्टी और सलाइन एज इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ, कह सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ, क्या है, मिनरल्स कहेंगे या फिर साल्ट कहेंगे, जैसे कि NaCl, MgCl2, इस प्रकार के कुछ साल्ट्स वगैरह होते हैं, लवण होते हैं। ठीक है, मिनरल्स न कह के इसको हम लवण बोल सकते हैं। तो ये क्या है, इन ओशन वाटर के अंदर प्रेजेंट होने के कारण क्या है, वाटर क्या है, पीने योग्य नहीं रहता है। इसको हम एक डायग्रामेटिकली, ये थोड़ा एनसीईआरटी के हिसाब से दिया हुआ है डायग्राम, अपन को थोड़ा टेढ़ा लगेगा, लेकिन इसको हम जस्ट ए सेकेंड। ओके, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो वाटर बॉडीज है, ये क्या है, वाटर बॉडीज है। इसको आप देखेंगे ध्यान से कि तो मेनली क्या है, जो लैंड है उससे भी ज्यादा क्या है, वाटर बॉडीज है। ओके, तो आप जो अर्थ का एक सरफेस देख रहे हैं, अर्थ के सरफेस के अंदर जो ये जो ब्राउन कलर में दिख रहा है आपको, ये तो है लैंड वाला एरिया, और ये वाला जो ग्रीन या फिर कह सकते हैं ब्लू टाइप में दिख रहा है, ये क्या है, वाटर वाला एरिया। जो लैंड वाला एरिया वो करीबन 23% के आसपास है, और ये होता है 77% के आसपास लैंड वाला एरिया है। तो आपको देखेंगे कि जो वाटर से ज़्यादा क्या है, पानी अवेलेबल है। लेकिन कभी कभार आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे कंट्रीज है वो कहते हैं कि हमारे पास वाटर अवेलेबल नहीं है। उनका मेन रीजन क्या है, उनका मेन रीजन ये है कि जो ये 77% वाटर है उसके अंदर ज़्यादातर क्या है, ओशियनिक वाटर है। ज़्यादातर क्या है, वाटर है जो एकदम सेलाइन वाटर है, वाटर यूजेबल नहीं है। ओके, तो आप देखेंगे जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये ओशन के अंदर प्रेजेंट है वाटर। इसी प्रकार पैसिफिक ओशन, सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन है, और साउथ अटलांटिक ओशन, ये ओशन है। इनका नाम याद रखना आपके लिए जरूरी भी बनता है, और ये एक कॉमन सेंस है। इंडियन ओशन, ये बड़े बड़े 7 महाद्वीप है, सॉरी महासागर है, नहीं, जो बड़े बड़े 5 महासागर है और 7 महाद्वीप। महाद्वीप कौन कौन से, महाद्वीप वो चीज होती है या फिर कॉन्टिनेंट वो चीज होती है, ये है कॉन्टिनेंट वाला पार्ट, कॉन्टिनेंट, और ये है ओशियन वाला पार्ट। ओके, तो ओशियन और कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट जो लैंड से बनता है, और ओशियन जो कि क्या है, वाटर से बनता है।
तो इसके अंदर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो कॉन्टिनेंट है उनकी संख्या टोटल कितनी है, 7 है, और ओशियन की संख्या कितनी है, 5 है। मेजर जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप उनको बोलेंगे। वो जैसे कि कॉन्टिनेंट को मैं आपको दिखा दूं कुछ अलग कलर के अंदर, ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। ओके ओके, इसके अंदर हम देखेंगे कॉन्टिनेंट को। कॉन्टिनेंट है साउथ अफ्रीका, सॉरी साउथ अमेरिका, और इसके अंदर ये अफ्रीका, ये वाला नॉर्थ अमेरिका। आप देखेंगे कि जो मैंने जो इसके ऊपर सर्कल बनाया वो है एक ओशियन, सॉरी कॉन्टिनेंट है ब्लैक कलर में। इसी प्रकार आप देखेंगे जो ये एशिया वाला पार्ट है, ये वाला एशिया, और नेक्स्ट आप देखेंगे कि ये ऑस्ट्रेलिया है। इसी प्रकार यहाँ पे अंटार्कटिका है, या जो नीचे दिख रहा है आपको, जस्ट ए सेकेंड, ये वाला पार्ट है अंटार्कटिका। ये भी क्या है, एक ओशियन है, सॉरी एक कॉन्टिनेंट है। ओके, तो इस प्रकार से कितने हो गए, एक यूरोप वाला पार्ट, आपको यहाँ पे यूरोप दिखेगा, और इसके अंदर आई थिंक नाम नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे यूरोप वाला पार्ट है, यूरोप, वो भी क्या है, एक कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका 2, यूरोप 3, और अफ्रीका 4, एशिया 5, और ऑस्ट्रेलिया 6, और इसके बाद में है 7वां, कौन सा, अंटार्कटिका, ये वाला। ओके, तो ये तो हो गए क्या है, कॉन्टिनेंट। और इससे जो ओशियन वाली हम बात करें, जो वाटर बॉडीज है, उनके अंदर वापस आप सेम कलर के अंदर पैसिफिक ओशन 1, नॉर्थ अटलांटिक 2, और साउथ अटलांटिक 3, और इसी प्रकार ये वाला पार्ट है इंडियन ओशन 4, और आर्कटिक ओशन आप देखेंगे इसके ऊपर है, ठीक है, ये वाला आर्कटिक ओशन है, ये हो गया 5। ओके, तो ये कुल मिला के कितने बनते हैं, 5 बड़े महासागर है और 7 बड़े महाद्वीप है। इस प्रकार से ये जो लैंड और वाटर का एरिया एक सेपरेट होता है, और सबसे जो ज़्यादा है वो वाटर वाला एरिया 77% के करीबन है, और लैंड वाला एरिया है 23% के करीबन। ये सब होते हुए भी जो वाटर की स्कार्सिटी फेस करते हैं काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि अफ्रीकन कंट्री है, उसके अंदर क्या है, वाटर की बहुत सारी कमी है, ठीक है। तो उनका मेन रीजन है वाटर क्या है, जो अवेलेबल वाटर है वो सैलाइन माह है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वर्ड मेजर सीज, लेक्स एंड रिवर, यहाँ पे मेजर सी आपको दिखने को मिलेगा, लेक्स भी मिलेगी, और हम आगे जैसे कि लेक्स विक्टोरिया है, सबसे बड़ी लेक है, ठीक है, मिशिगन है, यहाँ पे यूरिन है, सुपीरियर है। ओके, तो इस प्रकार से जो लेक्स वगैरह है वो आगे हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन। जस्ट अ सेकेंड, यस। अब आप देखेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, उसी के डिस्कशन या फिर उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो वाटर बॉडीज है, आखिर वाटर किस भाग में ज़्यादा प्रेजेंट है, उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ने वाले हैं। और कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे आस्क कर सकते हैं क्वेश्चंस। ओके, जस्ट अ सेकेंड, आई एम चूजिंग द पेन कलर। ओके, यस। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ओशन है, ओशन वाला पार्ट है, वो 93%, ऑल वाटर बॉडीज का 97.3% वो क्या है, सैलाइन वाटर, जो सब एज्यूम दैट 100 लीटर पानी है। आपको लेमन तरीके में समझना है, 100 लीटर पानी है, उसके अंदर से क्या है, 97.3 लीटर क्या है, खारा पानी है, और ओनली मात्र और मात्र 2.7 लीटर वो क्या है, फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर भी किस प्रकार में अवेलेबल है वो आप देखेंगे। यस, ये वाला सैलाइन वाटर, ये वाला फ्रेश वाटर। तो 97% सैलाइन वाटर जो कि खारा पानी है, उसको हम यूज नहीं कर सकते। आइस कैप के अंदर प्रेजेंट है, जो जैसे कि ग्लेशियर, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ग्लेशियर के अंदर सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर प्रेजेंट है। अगर आपको क्वेश्चंस पूछे या फिर क्वेश्चंस आता है यूपीएससी के अंदर के, जो फ्रेश वाटर है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो क्या है, ओशियन के अंदर प्रेजेंट है, सॉरी आइस कैप के अंदर, ग्लेशियर के अंदर फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर है ग्लेशियर के अंदर, इसको बोलते हैं ग्लेशियर। ओके, और सेकेंड नंबर पे आता है ग्राउंड वाटर, 0.68% क्या है,
ये है ग्राउंड वाटर। 1 लीटर के अंदर या फिर ये 100 लीटर के अंदर आप डिवाइड करके इसको देख सकते हैं। फ्रेश वाटर लेक्स, अब जो सब मीठे पानी की झील है उनके अंदर इतना पानी है 0.009%। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन इनलैंड सीज एंड साल्ट लेक्स। जो मध्य में सी, जैसे कि कोई एज्यूम दैट आप सिल्का झील के बारे में आपने, सिल्का लेक के बारे में आपने सुना होगा। वो क्या है, इंडिया के अंदर ही एक सी टाइप में है, तो वो साल्ट लेक है। ओके, वो भी 0.09 एज कितनी फ्रेश वाटर नदियों के हिसाब से ही वो इतना कंसिस्ट करती हैं इनलैंड सीज। ओके, अब एटमॉस्फेयर के अंदर 0.0019 इतना वाटर क्या है एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, और रिवर्स के अंदर जितना वाटर रिवर के अंदर प्रेजेंट है उसी के हिसाब से क्या है उतना ही एटमॉस्फेयर के अंदर है। जैसे कि वायु के साथ में, फ्रेश एयर के साथ में क्या है वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो रिवर्स के अंदर इतना पानी है उतना ही क्या है एटमॉस्फेयर के अंदर पानी प्रेजेंट है। इस प्रकार से टोटल कितने होते हैं 100 लीटर या फिर 100% कह सकते हैं। एज्यूम दैट के पूरा वर्ल्ड का जो पानी है 100 लीटर है, उसके अंदर से ये डिवाइडेशन करना है। तो आपको ये जो है हो सकता है कि आपको पढ़ना पड़ सके या फिर आपको याद होना से करना पड़ सके। क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रेश वाटर किस में ज़्यादा है, उसको एक असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सजाइए। तो आपको हो सकता है कि आइस कैप सबसे ज़्यादा वाटर, फ्रेश वाटर, ग्राउंड वाटर इससे थोड़ा कम, फ्रेश वाटर जो लेक है मीठे पानी की झीलें वो इससे कम। इस प्रकार से ये जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। अब आप सेक्शन में आते हैं डू यू नो। डू यू नो के अंदर क्या है सैलिनिटी। जो सैलिनिटी होती है, जो खारापन होता है, इज द अमाउंट ऑफ साल्ट इन द ग्राम्स प्रेजेंट इन द 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब एज्यूम दैट कि कोई वाटर है उसके कितने हैं 1000 ग्राम है। ओके, 1000 ग्राम के अंदर जो साल्ट है वो कितना ग्राम है। जो सैलिनिटी होती है ओशन की वो 35 ग्राम होते हैं। आपको लेमन तरीके में मैं आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूं कि जो वाटर होता है उसके अंदर जो सैलिनिटी पाई जाती है, किसके अंदर, जो सैलाइन वाटर है, ओशन वाटर है, उसके अंदर सैलिनिटी होती क्या है आखिर। एज्यूम दैट कि आपने 1000 ग्राम क्या है वाटर लिए, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स लिए 1000 ग्राम माप के, ठीक है, और उसके अंदर 35 क्या होंगे मॉलिक्यूल्स वो होते हैं, वो किससे होते हैं, वो साल्ट के होते हैं। ये होता है साल्ट। ओके, इसको हम मापते हैं पार्ट्स पर थाउजेंड, पीपीटी। पीपीटी, यस, जस्ट ए सेकेंड। ओके, पीपीटी, पार्ट्स पर थाउजेंड्स। ओके, इसका जो साइन है आप इस प्रकार से साइन दिखा सकते हैं। जो पार्ट्स पर थाउजेंड है उसको हम इस प्रकार से दिखाते हैं, जैसे कि जो सलाइन वाटर है उसका 50 पार्ट्स पर थाउजेंड। ओके, इको डू यू नो सेक्शन है उसके अंदर आप रीड करेंगे दैट डेड सी जो इजराइल के अंदर है, इजराइल आपने काफी फेमस कंट्री है, उसका नाम सुना होगा, उसके अंदर एक डेड सी नाम का एक कोई छोटा सा सागर है, ठीक है, हैज द सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। आप देखेंगे कि जो सैलिनिटी लेवल है वो 340 पार्ट्स पर थाउजेंड, वो सैलिनिटी लेवल है इसराइल के डेड सी में। तो सबसे ज्यादा वो क्या है, सबसे खारा पानी वही है। उसके अंदर क्या है, स्विमर कैन फ्लोट इट इन इट बिकॉज द इंक्रीज साल्ट कंटेंट मेक्स इट डेंस। देखिए जो कंटेंट होता है साल्ट का वाटर के अंदर प्रेजेंट, वो क्या करता है, वो करता है डेंसिटी बढ़ा देता है। डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण वाटर के वो हम आसानी से जैसे कि स्विम कर सकते हैं, उसके ऊपर तैर सकते हैं आसानी से, डूबने की कोई संभावना नहीं रहती है। फ्रेश वाटर में डूबने की संभावना रहती है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। ओके, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिमोन्स्ट्रेटेड बाई ए सिंपल एक्टिविटी। ये सिंपल एक्टिविटी है, उसके अंदर आप देखेंगे कि एज्यूम दैट कि कोई एक ड्रॉप है तो वो रिवर का मान लीजिए, आधा ड्रॉप है या फिर आधा स्पून है, एक ड्रॉप रिवर, आधा स्पून फ्रेश वाटर लेक से, और 2 स्पून है उतना पानी क्या है ग्राउंड वाटर के अंदर, 9 स्पून है उतना पानी क्या है एक
ओशियन के अंदर या फिर आइस कैप के अंदर प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन। वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। आप देखेंगे कि जो वाटर है सर्वाइवल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जरूरी है। वाटर अलोन कैन क्वेंच और थ्रस्ट व्हेन वी आर थ्रस्टी। आप देखेंगे कि जो वाटर है उसी से अपनी प्यास बुझ सकती और किसी से नहीं बुझ सकती है। ओके, तो इसी प्रकार से हम वाटर को वेस्ट होने से कैसे बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रेशियस एक मूल्यवान रिसोर्स है, उसको कैसे बचाना है उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देखो कुछ न्यूज आर्टिकल्स है, उसके अंदर आप देखेंगे कि मैनी मेजर रिवर्स इन डेंजर इन ड्राइंग आउट। जब डेंजर या फिर उस खतरे के निशान पे पहुंच चुकी है कि वो अब सूख सकती है, उसका वाटर लेवल है वो खत्म हो सकता है। देखिए कि गंगा के ऊपर भी ये कुछ आर्टिकल छपा हुआ है, गंगा अमोंग 10 डाइंग रिवर। जो गंगा है, नदी है अपनी, वो क्या है 10 सर्वाधिक डिके होने वाली या फिर सूखने वाली नदियों में से एक शामिल है। ओके, द वाटर यू ड्रिंक। इस प्रकार से कुछ न्यूज आर्टिकल के अंदर हमेशा क्या है वाटर से रिलेटेड आर्टिकल छपते रहते हैं। उनका मेन रीजन है कि वाटर एक्चुअल में क्या है, जितना प्रेजेंट होना चाहिए था यूजेबल वाटर उतना है नहीं। अब देखते हैं ओशियन सर्कुलेशन। ओशियन सर्कुलेशन आखिर होता क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको डिड यू नो सेक्शन के अंदर दिखेगा कि मार्च 22 इज द सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड वाटर डे व्हेन द नीड टू कंजर्व वाटर इज रेनफोर्स्ड इन द डिफरेंट वे। जो 22 मार्च ये क्या है, वर्ल्ड वाटर डे, WWD। ओके, तो ये आपको भी ध्यान रखना है, ये भी काफी स्टैटिक क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर आ सकता है। देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी ऑल्सो। एक थोड़ी सी स्लाइड कह सकते हैं कि कहानी है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे कि जो समुद्र के किनारे आप जाएंगे उसके अंदर आप नंगे पैर घूमेंगे। ओके, उसके अंदर नंगे पैर घूमने का आनंद ही कुछ अलग है। वहां से समुद्र के किनारे से आने वाली ठंडी जो पवन होती है उसका भी आप आनंद लेंगे। कुछ ऐसे जो ब्रीज होते उसको बोलते हैं कूल ब्रीज, जो समुद्र से आती है, ठीक है। सी बर्ड से जो समुद्र के किनारे पक्षी रहने वाले हैं, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार के आवाज वगैरह निकालते रहते हैं, उनको देखने का कुछ अलग ही नज़ारा होता है। द स्मेल ऑफ द साल्ट इन द एयर एंड म्यूजिक ऑफ द वेव्स। जो साल्ट से स्मेल आती है, एक्चुअल में क्या है कि किसी आप साल्टी एरिया में जाएंगे तो ऑब्वियस बात है कि वहां से स्मेल आएगी। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, सिल्का लेक को विजिट किया होगा, मैंने सांबर लेक को विजिट किया हुआ है। तो सांबर लेक से जब भी हम गुजरते हैं तो सांबर लेक के आसपास काफी सारी बदबू आती है, ठीक है। एक कह सकते हैं कि स्मेल टाइप आती है, उसके अंदर क्यों, बहुत ज़्यादा साल्ट है, इसके कारण। इतना साल्ट ओशन के अंदर आयो नहीं होता है, इतनी ज़्यादा बदबू नहीं आती। एवरीथिंग इज सो फैसिनेटिंग। आप देखेंगे कि इतना खूबसूरत नज़ारा बन जाता है कि एक याददाश्त बन जाती है। लेकिन ये क्या है, ये एक अलग पार्ट है, एक इंटरटेनिंग पार्ट है। उससे भी ज़्यादा क्या है, एक अलग कंटिन्यूसली ओशन सर्कुलेशन होता है, उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। ओके, अनलाइक द काम वाटर ऑफ पॉन्ड एंड लेक, ओशन वाटर कीप मूविंग कंटिन्यूसली। आप देखेंगे कि जो पॉन्ड है या फिर किसी झील है, उसके अंदर पानी क्या है, एकदम शांत पड़ा रहता है। टैंक के अंदर पानी रहता है उसी के हिसाब से, क्योंकि उसके अंदर न तो पानी आता है और न ही कम होता है, ठीक है। लेकिन जो कॉन्टिनेंट है या फिर सॉरी जो ओशन है, ओशियन के अंदर पानी एक जगह स्थिर नहीं रहता, उसके अंदर कुछ न कुछ एक्टिविटी होती रहती है। उन एक्टिविटीज को हम धीरे धीरे एक बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। इट इज नेवर स्टिल, देख सकते हैं कि ये कभी भी शांत नहीं है। द मोमेंट दैट अकर इन ओशन कैन ब्रॉडली कैटेगराइज एज वेव। देखिए जो वाटर के अंदर जो आती हैं, वेव आती हैं, टाइड्स आते हैं और करंट्स आते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, एक कह सकते हैं मूवमेंट। अब वाटर की क्या है, मूवमेंट, ओशियन वाटर मूवमेंट। ओके, इसके अंदर आप देखेंगे तो क्या क्या मूवमेंट होते हैं वो आप डिस्कस करने हैं। जैसे कि पहला वाला है वेव, फर्स्ट वाला पार्ट है वेव, सेकंड वाला है टाइड्स और थर्ड वाला पार्ट है करंट्स।
इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब मोस्ट ऑफ देम जो वेव होती हैं उसके बारे में भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। वेव, डू यू नो, वेव आर द फॉर्म्ड व्हेन विंड्स स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस। अब वेव क्या होती है, देखिए वेव होती है जैसे कि ओशन सरफेस ये वाला, इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, ओके, इसके अंदर कोई लहर आती है या फिर कोई हो सकता है कि इसके अंदर क्या है, विंड है या फिर पवन है या फिर एयर है, विंड प्रवाह हो रही है। विंड क्या करती है, इसकी जो सरफेस है उसको काटती काटती वाटर को एक धकेलती रहती है आगे, ठीक है। धकेलने के कारण वो क्या इस प्रकार इस रूप में क्या है, वाटर की जो सरफेस है इस रूप में डोलने लगती है, उसको बोलते हैं दोलन करना, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्या है, वेव का फॉर्मेशन होता है। ओके, जस्ट अ सेकंड, यस। वेव के बारे में आप डिस्कस करते हैं अपन लोग, यस। व्हेन यू आर प्लेइंग थ्रू बॉल एबीसी, आप इसको आप लेमन तरीके से पढ़ेंगे तो यही है, ठीक है। तो वेव इस प्रकार से क्या है, एक रूप लेती है। ये क्या है, ड्यूरिंग ए स्टॉर्म, तूफान के टाइम में, द विंड्स ब्लोइंग इट वेरी हाई स्पीड फ्रॉम यूज वेव। आप देखेंगे कि जो स्टॉर्म होता है, कभी बार काफ़ी ज़्यादा साइक्लोन्स वगैरह आते रहते हैं, उस टाइम में क्या है कि विंड है, विंड की स्पीड काफ़ी बड़ी हो जाती है। काफ़ी बड़ी होने के कारण या फिर काफ़ी ज़्यादा होने के कारण क्या है, जो पानी की सरफेस को ज़्यादा काटती है। अगर पानी को यहाँ सरफेस से ज़्यादा रिमूव करेगी तो वो क्या है, एक बड़ी सी वेव बनेगी। कैसे, यहाँ से सरफेस से मूव किया, वो एक प्रकार से ऐसे वेव बनेगी, ठीक है। एज्यूम दैट यहाँ पे क्या है, ओशन कोस्ट है, ओके। ओशन कोस्ट होने के कारण वो क्या है, वेव यहाँ आके गिरेगी। अगर यहाँ आके गिरती है वो वेव ऐसे ऐसे, ठीक है, वो गिरने से क्या है, यहाँ जो कंस्ट्रक्शन हो रखे हैं या फिर वो यहाँ पे कोई हो सकता है कि कोई लोग वगैरह रहते होते हैं, तो उनको क्या है, काफ़ी प्रभावित होना पड़ता है इन वेव के कारण। तो ये कभी कभार क्या है, ज़्यादा वेव होने के कारण, बहुत ज़्यादा स्पीड में होने के कारण वो सुनामी का रूप ले लेती है। तो वेव इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द सुनामी कह सकते हैं, ओके। तो सुनामी इज द जापानीज वर्ड दैट मीन्स हार्बर वेव। जो हार्बर वेव आती है उसको हम बोलते हैं सुनामी, ठीक है। एक जापानी वर्ड है सुनामी, उसका जो लिटरल मीनिंग होता है हार्बर वेव। एल्स द हार्बर गेट डिस्ट्रॉयड वेन एवर देर इज ए सुनामी। जब हार्बर क्या है, डिस्ट्रॉयड होते हैं, वो किस कारण से होता है, जहां पे क्या है, एज्यूम दैट यहाँ पे हार्बर है, यहाँ पे क्या है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हार्बर है, यहाँ हार्बर बना हुआ है और ये वो वेव वगैरह आती है और इतनी स्पीड में आती है कि इसको क्या है, डिस्ट्रॉय कर देती है, कंस्ट्रक्शन को क्या है, डिस्ट्रॉय कर देती है, एकदम खत्म कर देती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ द हार्बर ड्यू टू सुनामी। तो इस प्रकार से जो वेव होती है वो सुनामी का रूप कब लेती है, जब क्या है, विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। एज्यूम दैट, इसको हम एक डेफिनेशन के अंदर पढ़ेंगे, एन अर्थक्वेक, ए वल्केनिक इरप्शन और द अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर एज ए रिजल्ट ए ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी इज अकर्स, ठीक है। मे बी हाइट ऑफ 15 मीटर। आप देखेंगे कि 15 मीटर हाइट तक उसकी जो वाटर की हाइट है सुनामी की या फिर वेव की हाइट 15 मीटर तक हो सकती है, उसको बोलते हैं हम सुनामी। तो 15 मीटर तक डिस्ट्रक्शन कितना ले आएगी। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर हाइट। सबसे जो ज़्यादा सुनामी है वो 150 मीटर हाइट की मेजर की हुई, इतनी बड़ी हाइट का वाटर क्या है, डोलने लग गया था और स्पीड उसकी थी 700 किलोमीटर पर आवर। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्पीड और कितनी ज़्यादा हाइट, कितना नुकसान हो सकता है। एक सुनामी 2004 के अंदर आई थी, वो इंडियन ओशन के अंदर आई थी, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि उसने काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लाया था। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गोट सबमर्ड आफ्टर द सुनामी। देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, उसका मेन रीज़न है कि वो क्यों आई थी। द सुनामी अर्थ पेंडोमोनियम, जो अर्थ का नरक कह सकते हैं या फिर अब अर्थ का विप्लव है, वो सुनामी है। जब आती है तो वो क्या है, प्रेडिक्शन उसका या फिर भविष्यवाणी करने भी इम्पॉसिबल होती है।
उसको 2-3 घंटे पहले की वार्निंग दे दी जाती है कि सुनामी आने वाली है। लेकिन इससे क्या है, जैसे कि आप साइक्लोन की भविष्यवाणी करते हैं कि 3-4 दिन बाद साइक्लोन आने वाला है, 15 दिन बाद आने वाला है, लेकिन ये सुनामी वगैरह अचानक है, ये भूकंप वगैरह एक क्या है सडन रिएक्शन है, इसकी हम क्या है भविष्यवाणी नहीं कर सकते। एक्चुअल में क्या है 26 दिसंबर 2004 उस टाइम में क्या हुआ, एक सुनामी आती है इंडियन ओशन के अंदर। वो उसका रीजन क्या है, आपने देखा होगा कि जो इंडिया है, यस मैं मैप बनाने की ट्राई करता हूँ, एज्यूम दैट इट इज द इंडिया, ये क्या है, ये इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ है बांग्लादेश, बांग्लादेश इज हियर, ओके। यहाँ पे बांग्लादेश होने के कारण, और ये है इंडियन जो प्लेट है, यहाँ पे नीचे क्या है, ओशन के नीचे ऐसे प्लेट होती है। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है प्लेट्स क्या होती हैं, लिथोस्फीयर के अंदर प्लेट वगैरह, वो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आई सजेस्ट यू टू वॉच बिफोर इट, ओके। इसके अंदर प्लेट होती है, प्लेटें क्या है एक दूसरे से, जैसे कि ये इंडियन ओशन वाली प्लेट है, ये बांग्लादेश वाली प्लेट है, ओके। ये इंडियन ओशन वाली प्लेट है, एकदम से क्या है इनकी टक्कर होने के बाद में ये बांग्लादेश वाली, ये एज्यूम दैट ये बांग्लादेश वाली है और ये इंडियन ओशन वाली है, ठीक है। इसके नीचे घुस गई, इसके नीचे जाने के बाद में क्या है, यहाँ पे क्या है एक गड्ढा नुमा हो गया, कितना 10 से 20 मीटर क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में अंदर चली गई। अगर देखिए कि इतनी बड़ी समुद्र की प्लेट 10 से 20 मीटर इतनी नीचे चली जाए तो कितना गड्ढा हो सकता है, आप एज्यूम दैट कल्पना कर सकते हैं। जैसे कि ये बांग्लादेश वाली प्लेट है यहाँ पे, और ये इंडियन ओशन वाली प्लेट इस प्रकार से नीचे चली गई, ओके। नीचे इस लेवल में होनी चाहिए थी, लेकिन क्या है नीचे चली गई। और ये जो गड्ढा है इसको फिल करने के लिए यहाँ से पानी आ रहा है भाई साहब, यहाँ से क्या है पानी आ रहा है। पानी आने के बाद भी क्या है, यहाँ एकदम से पानी आया, कितना 800 किलोमीटर पर हॉवर की स्पीड में यहाँ पे पानी आया। कभी इतना गड्ढा हुआ समुद्र के अंदर तो आप देखेंगे कि पानी आएगा और इस गड्ढे को भरेगा, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर में क्या हुआ, इस प्लेट ने क्या है स्थिति चेंज कर ली। इसने क्या है बांग्लादेश वाली प्लेट के वापस उससे हटके वापस अपनी सेम स्थिति में आ गई। जो यहाँ पानी आया था, यहाँ पे क्या है पानी आया था, वो वापस उसी डायरेक्शन में मूव करने लगा, क्योंकि यहाँ पे अगर पानी वापस ऊपर की ओर सरफेस लेवल होगा तो वो वापस जो नीचे होगा पार्ट उसी के अंदर क्या है उसी डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। यहाँ डायरेक्शन के अंदर मूव करने के बाद में यहाँ पे क्या थी कुछ, जो जैसे कि इंडोनेशिया है, काफ़ी कंट्रीज है जो इंडिया के नीचे है, इंडोनेशिया वगैरह होने के कारण, या फिर अंडमान व निकोबार है, ठीक है, कोस्टल तमिलनाडु वगैरह, उस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा सुनामी आई, क्योंकि इतना पानी आया। वापस जाते समय उसकी स्पीड आप देख सकते हैं, सुनामी ट्रेवल्ड एट द स्पीड ऑफ 800 किलोमीटर पर हॉवर। आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा स्पीड के अंदर सुनामी आई। और जो भूकंप आया था इस प्लेट के कारण, वो अर्थक्वेक वाज 9.0 ऑन द रिक्टर स्केल। आप देख सकते हैं कि 9.0 का रिक्टर स्केल पर भूकंप आया है, ठीक है, अर्थक्वेक आया है। तो कितना हानिकारक या फिर कितना डेंजरस या फिर डिस्ट्रॉयड हो सकता है आप कल्पना कर सकते हैं, ओके। तो ये सब सुनामी की वजह थी, और इस सुनामी ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया, डिस्ट्रक्शन किया। देख सकते हैं कि इस एरिया के अंदर क्या डिस्ट्रक्शन हो रखा है, सारे तट वगैरह टूट चुके हैं। एक आप देखेंगे कि वाइल जो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, आप देख सकते हैं कि जो अर्थक्वेक है, जो भूकंप है, उसकी जो कल्पना या फिर प्रेडिक्शन या फिर भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। इसके अंदर आप इंडियन ओशन के अंदर बात करेंगे तो इंदिरा पॉइंट है, क्या है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट इन अंडमान एंड निकोबार। आप देखेंगे कि जो इंडिया, एज्यूम दैट ये इंडिया है और यहाँ पे अंडमान और निकोबार है, इस प्रकार से, ठीक है। जो इंदिरा पॉइंट है सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, सदर्न मोस्ट पॉइंट, उसको बोलते हैं हम इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट उस सुनामी 2004 26 दिसंबर 2004 वाली सुनामी के अंदर सबमर्ज्ड हो गया। सबमर्ज्ड होने के बाद
ओके, ये क्या है, अभी तक क्या है, उसी के अंदर सबमर्ज्ड है या फिर वो डूब गया पानी के अंदर। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया गोट कंप्लीटली सबमर्ज्ड, आप देखेंगे इसको। द अर्थक्वेक एपिसेंटर फ्रॉम द सुमात्रा, जो सुमात्रा वगैरह वो इंडोनेशिया के अंदर है, उसी के हिसाब से ये सब लिखा हुआ है। ओके, तो ये सुनामी के आप बारे में और भी ज़्यादा हो सकता है कि आई होप कुछ डाउट है आपके तो कमेंट में आस्क कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा कि मैं आपको जो लेमन तरीके से ये सब समझा दिया है। द सुनामी दैट रेवेज्ड द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कोस्ट इन दिसंबर 2004 is the most devastating tsunami in the last several hundred years। आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली, डैमेज करने वाली सुनामी थी। ओके, इतनी ज़्यादा। द फर्स्ट इंडिकेशन दैट सुनामी इज अप्रोचिंग इज द रैपिड विड्रॉवल ऑफ द वाटर फ्रॉम द कोस्टल रीजन। एक्चुअल में होता क्या है, जिस साइड में पानी क्या है, एज्यूम दैट ये बांग्लादेश वाली प्लेट के नीचे इंडियन प्लेट क्या है, इंडियन ओशन वाली प्लेट नीचे घुसी, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पानी इस साइड आया। इस साइड आने जो इंडोनेशिया वगैरह उनके तट क्या थे, जस्ट ए सेकेंड, एक मिनट, यस, ओके, इंडोनेशिया वाले तट के ऊपर वहां से क्या है, पानी खाली हुआ, एकदम तट का जो लेवल है वो काफी नीचे गया। वो लेवल नीचे जाने के बाद में क्या है, लोग समझते हैं कि क्या आखिर में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी, व्हेन दिस हैपेंड ऑन द कोस्ट इन इंस्टेड ऑफ पीपल गोइंग द हाई ग्राउंड। आप देख सकते हैं कि उस स्थान को खाली करके कहीं और जाना चाहिए पीपल को, क्योंकि वो एक डिवास्टेटिंग हो सकता है, डिस्ट्रॉइंग हो सकता है। लेकिन जो लोग क्या करते हैं, पीपल क्या करते हैं, दे स्टार्टेड असेंबलिंग एट द कोस्ट। आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे क्या है, गैदर होना शुरू करते हैं कोस्ट के ऊपर, वहां पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है। व्यू ऑफ द मिरेकल, आप देखने जो व्यू होता है, वो समुद्र का पानी कैसे खाली होता दिखने के लिए वो क्या है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और कॉन्सिक्वेंसेस, देयर वाज ए लार्ज कैजुअलिटी ऑफ द क्यूरियस ऑन लूकर्स व्हेन द गिंगेटिक वेव स्ट्रक। आप देखेंगे कि एकदम से जब सुनामी आती है तो वो लोग हट नहीं पाते और उस कारण से क्या है, लोगों की डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार से कभी आप भी समुद्र के ऊपर या फिर विजिट करो तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर पानी अगर रिमूव होता है या फिर उसका लेवल कम होता है कोस्ट पे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि सुनामी आने वाली है। ओके, अब बात करते हैं टाइड्स की। अब टाइड्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एक यहाँ पे एक डायग्रामेटिक समझाया गया है, इसको हम देखेंगे और उसके हिसाब से आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। यस, यहाँ पे खाली जगह है। ओके, जस्ट ए सेकेंड, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। सर एनसीईआरटी पुरानी वाली पढ़ा रहे हैं। देखिए एनसीईआरटी पुरानी वाली नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी रैशनलाइज्ड 2023-24। तो ये तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एनसीईआरटी पुरानी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी जस्ट जो 2023 के अंदर रैशनलाइज्ड होके आई है, उसी का जो एनसीईआरटी का क्या है, पेज है ये। ओके, तो इनसे तो आप वो क्या है, एक भ्रामिक वातावरण से दूर रहिए। नेक्स्ट मूव ऑन टाइड्स पे। कोई डाउट हो तो आस्क कर सकते हो। ओके, टाइड्स पे, टाइड्स एक्चुअल में होता क्या है, देखिए। एज्यूम दैट इट इज द अर्थ, ये है सन, अर्थ, और एज्यूम दैट ये मान लीजिए मून। अर्थ के चारों ओर क्या है, पानी है। यस, पानी पड़ा है। आप देखेंगे कि अर्थ राउंड है, इसके चारों ओर पानी है, और यहाँ पे ओशन भी है काफी सारे, और यहाँ पे कॉन्टिनेंट भी है, कॉन्टिनेंट वगैरह। तो एक्चुअल में होता है क्या कि यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, सन का ग्रेविटेशन फोर्स है, मून का ग्रेविटेशन फोर्स है, वो क्या है, इस पानी को अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर खींचता है। जैसे कि जो अर्थ सरफेस है, अर्थ की सरफेस है, वो किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पे वापस अपनी ओर खींचती। इसी प्रकार सन है और मून है, अर्थ के सरफेस को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अर्थ इतनी भारी होने के कारण नहीं खींच पाती है। लेकिन क्या है, जो वाटर है वो खींचता है। इस कारण से क्या है, जो ये वाला पार्ट है यहाँ से ऊपर उठता है, उसी को हम बोलते हैं टाइड। ठीक है,
द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन वाटर ट्वाइस इन ए डे इज कॉल्ड ए टाइड। आप देखेंगे कि एक दिन में 2 बार, ट्वाइस इन ए डे, एक दिन में 2 बार जो क्या है टाइड्स आते हैं, वो राइज होते हैं, फॉल होते हैं। कैसे? एकदम से आते हैं, वापस डाउनवर्ड होते हैं। इस प्रकार से वाटर लेवल क्या है, एक बार बढ़ता है, एक बार नीचे जाता है, उसको बोलते हैं हम टाइड्स। ये एक टाइड्स है, एक टाइड ये होगा। ओके, इट इज हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द सोर्स बाय राइजिंग इट्स हाईएस्ट लेवल। हाई टाइड कब होता है? जब वाटर सरफेस या फिर वाटर की जो सरफेस है वो सबसे ज़्यादा ऊंची हो या फिर सबसे ज़्यादा ऊपर उठी हुई हो, किसी कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। इसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी मैंने कल परसों साइंस के अंदर पढ़ाया। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप देख सकते हैं, उसको भी पढ़ें। ठीक है, इट इज़ द लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोवेस्ट लेवल एंड रिसीड्स फ्रॉम। अब टाइड क्या है? 2 प्रकार के होंगे टाइड। एक तो होता है लो टाइड और दूसरा होता है हाई टाइड। ये क्या है? एक फेनोमेना है। टाइड का मीनिंग होता है पानी का लेवल ऊपर उठना। ओके, और जब पानी का लेवल ऊपर उठता है तो इसको हाई टाइड बोलते हैं, जब नीचे गिरता है तो उसको हम बोलते हैं लो टाइड। ओके, अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इंटरेस्टिंग, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जब ये कंडीशन होती है, जस्ट अ सेकेंड, ये वाली कंडीशन है, इसके अंदर क्या है, सन और अर्थ क्या है, एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन के अंदर है। ओके, लेकिन जो मून है वो एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब समझते हैं एकदम 90 डिग्री का कोण बनाते हुए वो है, ना कि पैरेलल है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर है, सन, मून और अर्थ। और तीसरी कंडीशन बनती है, सन है, मून है, सॉरी अर्थ है और मून है, ये क्या है, एक ही डायरेक्शन में। एक्चुअल में क्या है, मून है इस साइड में क्या है, सन के चारों ओर क्या है, चक्कर लगाता है, और कभी यहाँ होता है तो आप देखेंगे कि कभी इस साइड में होगा। तो इनके क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। आप देखेंगे, यस, इस टाइम में क्या है, सबसे कम, इस टाइम में क्या है, सबसे कम होता है, टाइड आता है। उसका मेन रीजन क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे से क्या है, कम हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ से अगर सूर्य है, यहाँ से ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा, चंद्रमा इस टाइप लगाएगा, जो वाटर लेवल आखिर में उठना चाहिए था इस साइड में, वो क्या है, उस साइड में उठने लगता है। क्योंकि चंद्रमा क्या है, नज़दीक है सूर्य से, सूर्य काफ़ी दूर है। तो ये हाई टाइड नहीं आता है, या ना यहाँ आने देता है ना यहाँ आता है, तो उसको बोलते हैं हम नीप टाइप। नीप टाइप किसको बोलेंगे? जब नॉर्मल सा क्या है, नॉर्मल सा क्या आता है, टाइड आता है। लेकिन जो स्प्रिंग टाइड होता है वो क्या होता है, जिस टाइम में जैसे कि सन भी इस ओर खींच रहा है, मून भी इस ओर खींच रही, इस कारण से वो क्या है, टाइड बहुत ज़्यादा आता है। ओके, और उसी दिशा के अंदर यहाँ पे भी टाइड आता है। ठीक है, इस जिस दिशा में ज़्यादा खींचेगी उसके विपरीत भी अपने आप खींचता जाएगा वाटर। और दूसरी जो कंडीशन बनती है स्प्रिंग टाइड के अंदर, जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, सन इस साइड में खींच रहा है, मून इस साइड में खींच रहा है, तो पानी यहाँ से खींच रहा है और यहाँ से भी खींच रहा है। जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में पानी खींचेंगे तो अपने आप वो क्या है, लेवल बढ़ता जाएगा। तो ये होता है स्प्रिंग टाइड। ओके, जस्ट ए सेकंड। ओके, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड। नीप टाइड क्या होता है और स्प्रिंग टाइड क्या है, आई होप आपको समझ में आया होगा। डायग्रामेटिकली आपको समझना काफ़ी आसान हो जाता है। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉजेज द टाइड। आप देखेंगे कि जो ग्रेविटेशनल पुल है या फिर ग्रेविटेशनल के कारण जो खिंचाव होता है, उसी के कारण क्या है, पृथ्वी पे टाइड आते हैं, ज्वार आते हैं। ठीक है, द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर to the moon get pulled under the influence of the moon's gravitational force and causes high tide। आप देख सकते हैं कि हाई टाइड मून की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द फुल मून, न्यू मून डेज, द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन। आप देखेंगे कि ये जो फुल मून होता है उस टाइम में क्या है, ये एक दूसरे के एक सीध में लाइन होते हैं, सीधे लाइन के अंदर। उस टाइम में बहुत ज़्यादा
ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है दोनों का इंक्लूड होके, तो वो होता है स्प्रिंग टाइड, उसको बोलते हैं हम स्प्रिंग टाइड, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। बट व्हेन द मून इज इन द फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, द ओशन वाटर गेट ड्रॉन इन द डायगोनल ऑपोजिट डायरेक्शन बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है, 7वें 8वें दिन 20 में, उस टाइम में क्या है, नीप टाइड आते हैं, उस टाइम में ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे से क्या है, कट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन, मैनी मोर फिश कम, जैसे कि जो समुद्र लेवल है या फिर टाइड आने का एक फायदा क्या है, ये समझा देता हूं मैं आपको, जस्ट ए सेकेंड। यस, यहाँ पे जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे, ये कोई हार्बर है, यहाँ पे कोई हार्बर है, ठीक है, और ये क्या है, सी लेवल है। जब एज्यूम दैट यहाँ पे क्या है, सी लेवल टाइड के कारण ऊपर उठ जाता है, यहाँ पे उठ गया ऊपर, या आया टाइड, ऊपर उठने के बाद में क्या है, इस बंदरगाह के अंदर यहाँ पे जहाज को आना चाहिए, तो वो जहाज या फिर शिप है, शिप क्या है, आसानी से आ जाते हैं, शिप, जहाज। ओके, और दूसरी बात है कि ये जो बड़ा पानी या फिर ऊपर उठा हुआ हाइट वाला पानी है, उसके अंदर फिश भी आते हैं, मछलियाँ। तो यहाँ पे उन दोनों को लाभ होता है, व्यापारियों या फिर जो ट्रेडर्स होते हैं उनको लाभ होता है, क्योंकि शिप आसानी से हार्बर में आ सकता है, और फिश, मछलियाँ वगैरह इस भाग में आ जाती है, तो जो मछुआरे होते हैं वो आसानी से फिश को पकड़ सकते हैं। तो ये इतना वो कहेंगे कि इतना लाभ है इन हाई टाइड का। ओके ओके, अब बात आती है ओशन करंट की। ओशन करंट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ओके, ये एक मैप आपको समझाना चाहूँगा। ओशन करंट एक्चुअल में होती क्या है? ओशन करंट होती है कि जिस भाग में वाटर लेवल या फिर वाटर सरफेस कम है, उस भाग में वाटर क्या है, एकदम से बहना शुरू हो जाता है। वो हमेशा कंटिन्यूसली बहता ही रहता है। आप डेफिनेशन के अंदर आप देखेंगे दैट ओशन करंट आर स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कंटिन्यूसली या फिर कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। एक डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर ओशन सरफेस पे वो क्या है, मूव करती रहती है, ठीक है। द ओशन करंट में बी वार्म और कोल्ड। ये गर्म और ठंडी कब होती है? देखिए, आप इक्वेटोरियल भाग होता है या फिर इक्वेटर वाला पार्ट है, इक्वेटर जहां पे सनलाइट एकदम सीधी पड़ती है, उस पार्ट में क्या है, गर्म हवाएं होती है। सॉरी, जो वाटर है, वाटर क्या है, वाटर गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है, तो वहाँ पे क्या है, वो वार्म करंट होगी। जैसे कि यहाँ का पानी कहीं और जा रहा है, तो ये गर्म पानी, उसको बोलते हैं वार्म करंट। ओके, जैसे कि कोई पोलर रीजन है, ये तो इक्वेटर रीजन है जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा है। एक मान लीजिए कि कोई पोलर रीजन है, पोलर रीजन में सनलाइट एकदम अब्सेंट रहती है। अब्सेंट रहने के कारण वहाँ क्या होते हैं, ग्लेशियर वगैरह होते हैं, ग्लेशियर है, वहाँ पे कोल्ड पानी होता है, कोल्ड वाटर होता है। कोल्ड वाटर के कारण, वो बहने के कारण क्या बोलती है, कोल्ड कोल्ड वेव या फिर कोल्ड करंट। यहाँ पे आप आसानी से समझ सकते हैं। ओके, यहाँ आप डायग्राम के अंदर देखेंगे, यस, ये जो इक्वेटर है, 0 डिग्री लाइन, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इक्वेटर है। ओके, इक्वेटर के आसपास जो भी करंट है वो वार्म करंट है, जो रेड कलर में दिखाई गई है। लेकिन जो कोल्ड करंट है उसको हमने दिखाई है किसमें, ब्लू कलर में, जो कि क्या है, एक पोलर रीजन के पास में है, ठीक है। तो जो इक्वेटर से आने वाली करंट है, जाने वाली, जैसे कि इक्वेटोरियल करंट है, गल्फ स्ट्रीम करंट है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, ये सब क्या होती है, ब्राज़ीलियन करंट है, ये सब क्या होती है, ये गर्म करंट है या फिर वार्म करंट है। और जो लेब्राडोर, एज्यूम दैट, जो ग्रीनलैंड से आती है, जो कि एक इक्वेटर का सॉरी जो पोलर रीजन में अवस्थित है, ठीक है, कैलिफोर्नियन करंट है। तो ये क्या है, ओयोशिबो करंट है, ये क्या है, एक ठंडी करंट होती है, उसको बोलते हैं कोल्ड करंट, ठीक है। Seas around Japan and eastern coast of the North America are such example. The areas where a warm and cold current meet also experience foggy weather.
जहाँ पे जैसे कि यहाँ से वार्म करंट आ रही है, ऊपर से कोल्ड करंट आ रही है, कोल्ड और वार्म, तो यहाँ पे एक फॉग टाइप में फॉगी एरिया का निर्माण होता है। फॉगी एरिया, फॉगी एरिया में क्या होता है, नॉर्मल वाटर होता है, नहीं ज़्यादा गर्म होता है, नॉर्मल वाटर नहीं गर्म और नहीं ठंडा होता है। उस कारण से क्या है, ज़्यादातर मछली वगैरह वहाँ पे फुलफिल होती हैं काफ़ी। ये एक्सरसाइज है आपको करनी है। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में आज कर सकते हैं। ओके, ये जो चैप्टर है ये हुआ अपना कंप्लीट। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ओके, अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा है तो प्रेसिंग विथ लाइक बटन हमें एक मोटिवेशन दे सकते हैं कि यस सर ये कंटिन्यू रखिए। नहीं तो क्या है, अगर कोई स्टूडेंट नहीं देखता है वीडियोस को, लाइक वगैरह नहीं होते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, तो हमें भी क्या है इस इनिशिएटिव को ड्रॉप करना पड़ सकता है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।